प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। ठीक है, आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 का पहला और दूसरा प्रश्न। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है ना, ठीक है, तो सब्सक्राइब के बटन को टच कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न। तो प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न में हमें दिया गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? और p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो पहले संख्याओं के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं, यानी संख्याएं कहते किसे हैं फटाफट जल्दी से सीख लेते हैं और उसके बाद इन प्रश्नों को हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो संख्याओं के बारे में थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा लेते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, ये सभी संख्याएं ये होती क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या की। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं। भाई किन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं? हम उन संख्याओं का प्रयोग गिनने के लिए करते हैं जैसे 1, 2, 3। भाई गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 से करते हो ना, कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। भाई छोटे से थे तो तब हाइड एंड सीक तो खेला ही होगा ना, हाइड एंड सीक तो खेला था ना भाई, छुपम छुपाई ये तो खेला ही था ना। तो उस टाइम हम गिनते क्या थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हम गिनने का प्रयोग करते हैं, तो यही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है भाई, समझ में आया ना कि 1, 2, 3, 4 कोई भी मैं आपसे कहूँ कि 8 एक प्राकृतिक संख्या है क्या? आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि 8 में हम गिनते भी हैं 8 को, तो ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पूर्ण संख्या की। अच्छा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की भी तो पूछ लें। भाई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई? भाई सबसे छोटी कौन सी है? सबसे कम पे कौन सी है? 1 है, तो 1 हमारी क्या है भाई? प्राकृतिक संख्या है। कौन सी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? भाई प्राकृतिक संख्याओं के शुरू में अगर मैं शून्य यानी 0 लगा दूं तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, कैसे कि शून्य से शुरू होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी मैं प्राकृतिक संख्याओं के आगे बिल्कुल ठीक आगे शून्य लगा दूं, यानी शून्य से स्टार्ट करो। अगर मैं गिना, भाई गिनना नहीं, मैं कहूँगा अगर मैं शून्य से शुरू करूँ गिनती कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ऐसे करके अगर मैं 0 से शुरुआत करूँ तो वो पूर्ण संख्या गिन रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो प्राकृतिक संख्या में तो भाई प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं लग रहा है, बट पूर्ण संख्या में 0 लग रहा है और सभी प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर भी आ गई। ठीक है, तो समझ में आया ना कि मैं आपसे कहूं कि 1 या 2 या 8 एक पूर्ण संख्या है क्या? आप कहोगे हाँ सर पूर्ण संख्या है, क्योंकि ये प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है, क्योंकि पूर्ण में भी गिना जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। अब आगे बात करते हैं किसकी? पूर्णांक की। अब पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी ऋणात्मक यानी माइनस की, शून्य यानी 0 और सभी धनात्मक यानी प्लस की संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। मैं आपसे कहूँगा, एक प्रश्न पूछूंगा कि भाई माइनस का 7 क्या एक प्राकृतिक संख्या है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि वो माइनस की है, हम तो गिनने के लिए माइनस का 1 माइनस का 2 थोड़ी ना यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं, पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है और ये तो माइनस की 0 से पहले जा रही है। आपने संख्या रेखा तो बनाई थी ना, तो 0 से ठीक पहले जाती हैं ये सभी संख्याएं। ठीक है, तो माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, ये सभी माइनस की संख्याएं ना तो प्राकृतिक संख्याएं हैं ना ही पूर्ण संख्याएं हैं, ये हैं पूर्णांक। यानी पूर्णांक में सभी माइनस की संख्याएं 0 और सभी प्लस की संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 3 एक पूर्णांक है क्या? तो हाँ जी ये पूर्णांक है। जो मैंने बताया ना कि 3 एक पूर्णांक है क्या? हाँ 3 पूर्णांक है, मगर वो पूर्ण संख्या भी है 3, प्राकृतिक संख्या भी है 3। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या दोनों है 3 प्लस वाला, मगर माइनस वाला नहीं है। ठीक है, और 0, 0 पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है। ठीक है, अब बात करते हैं सम की। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, यानी 2 से कटने वाली संख्याएं। 2 से कौन कौन सी संख्या कट सकती है? 2, 4, 6, 8, 10, 16, 22, 26, 48, 100, 98, 102, 1000, 2000, 10,000, ये सभी 2 से कट सकती है। तो ये सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं, यानी जो 2 से कट जाएं। ठीक है, समझ में आया ना अच्छे से? अब देखते हैं कौन सा अगला हमारी विषम संख्या है। अच्छा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। ठीक है, हमें साफ दिख रहा है 0 से शुरू हो रही है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है।
पूर्णांक सबसे छोटा कौन सा है भाई? माइनस की कितनी भी पीछे हो सकती है, तो इसलिए कोई पता नहीं है कि माइनस की अनलिमिटेड हो सकती है पीछे भी और आगे भी अनलिमिटेड हो सकती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनलिमिटेड हो सकती है भाई। अनलिमिटेड का मतलब क्या हुआ कि एक कोई लिमिट नहीं है, गिनती चली जा रही है, गिनती चली जा रही है, तो वो सबसे छोटी तो हम ज्ञात कर सकते हैं, सबसे बड़ी ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? 2, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रही है। और सबसे ज़्यादा तो भाई अनगिनत है ना, हम गिन ही नहीं सकते। ठीक है, तो क्योंकि गिनतियाँ हम कहीं रोक सकते हैं क्या? वो तो चलती चली जाती है। अब बात करते हैं विषम संख्या होगी। विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे भाई 2 से विभाजित कौन से नहीं होता? 1 नहीं होता, 3 नहीं होता, 5 नहीं होता, 7 नहीं होता, 9 नहीं होता, 11 नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही चल रहा है आगे, 17 भी नहीं होता, 15 भी नहीं होता। ठीक है, तो मतलब 15 तो होता है बट 11 नहीं होता भाई। जो 2 से विभाजित नहीं होता, 15 भी नहीं होता, 17 भी नहीं होता, कोई सा भी नहीं होता ना, 15 भी नहीं होता। तो जो 2 से नहीं कटती हों वे सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। अब इसमें सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1 है भाई। 1 सबसे छोटी है ना, तो ये सबसे छोटी विषम संख्या है। इस तरह ही हम समझ के करेंगे प्रश्न को। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं बची हैं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो, यानी वे केवल भाई उसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। इनका मतलब यह है कि या तो वो 1 से कटे भाई। 1 से तो देखो, जैसे ये एग्जाम्पल है 2, अब 2 1 से तो कट ही सकता है, 1 से तो सारी संख्याएं कट सकती हैं। ठीक है, 1 से डिवाइड हो सकती हैं, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, या तो 1 हो या वो खुद हो, यानी स्वयं यानी खुद हो। ठीक है, और कोई गुणनखंड ना हो, यानी मैं अगर सिंपल वे में कहूँ कि वो संख्या या तो 1 से कटेगी या खुद से कटेगी, बस और किसी से ना कटे। ठीक है, यानी उसके सिर्फ 2 गुणनखंड होने चाहिए बस, तभी वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। सिर्फ 1 से कटे या खुद से कटे और किसी से ना कटे। अब 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये 17 ये सभी अभाज्य संख्या है, क्योंकि देखो 2 सिर्फ 2 गुणनखंड है। इसके भी 1 और 3 से कट सकती है, ये भी 1 और 5 से ही कट सकती है, ये भी 1 और 7 से भी कट सकती है, और किसी से नहीं कट सकती। अब आप 9 सोच रहे होंगे 9 क्यों नहीं लिया मैंने? भाई वो 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और फिर 9 से भी कटेगा, यानी उसके तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए तो वह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं भाज्य की। अब भाज्य संख्या वे संख्या जिनका एक और स्वयं के अर्थात भाई वे संख्या जिनका एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड भी हो, अर्थात एक जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। यानी मैं सिंपल सा कहूँ कि वह 1 से भी कटे, खुद से भी कटे और किसी और संख्या से भी कटे। जैसे 4 है, 1 से कट रहा है भाई, 2 से भी कट रहा है और किससे कट रहा है? 4 से भी कट रहा है। तो इसके तो 3 गुणनखंड हो गए, तो 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वह भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो चाहे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, चाहे कैसे भी बता सकते हैं, आपको बताना है कि एक भाज्य है या अभाज्य है। ठीक है, या फिर वह कौन सी संख्या है, एक किस प्रकार की संख्या है, समय विषम भाज्य अभाज्य क्या संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं परिमेय संख्या की। वे संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q बराबर नहीं हो 0, यानी हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 हो गया तो वो परिमेय नहीं हो गया, क्योंकि फिर वो इन्फिनिटी तक चले जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q बराबर नहीं हो 0, जैसे 0। अब 0 के बटे में कुछ नहीं होता, जिसके बटे में कुछ नहीं होता तो वहाँ क्या होता है? 1 ही तो होता है। तो बटे में लिखा हुआ है 1, बस दिख नहीं रहा है वो हमें। अब तो दिख गया बट दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो ऐसे 1 के बटे में कुछ नहीं है तो एक बटे में 1 होता है, 4 के बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 होता है, 7 के बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 होता है। तो अंश बटे हर के रूप में तो इसे तो लिखा गया है, तो ये तो परिमेय संख्या ही है। जो भी अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है तो परिमेय संख्या ही है। अब ये 0.5 है, 0.5 को अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाया, बटे में लगा दिया क्या 1 और नीचे लगा दिया 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 बन गया। तो यानी ये भी परिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके, इसलिए बोला है कि लिखी जा सके, यानी हम उसे बना भी सकें 1/2 के रूप, मतलब परिमेय संख्या के रूप में, बटे के रूप में। अब जैसे ये भी पॉइंट हटाया, बटे में लगाएंगे क्या 1000 लगाएंगे और काट देंगे, फिर वही बटे के रूप में बन जाएगी। और एक और चीज़ इसके अलावा इसमें हो गया एक और, जैसे अंडर आ गया 25। अब अंडर 25 क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? भाई थोड़ा सोच के बताना, ये आपका होमवर्क है, समझ लो। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ये अंडर 25 ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, इसका मुझे आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर पूछना है इसके बारे में कुछ, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ लेना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि अंडर 25 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता,
वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब √2 को हम सॉल्व नहीं कर सकते तो बस ये √2 ही रहेगा। इसे अगर हम इसका मान निकालेंगे ना पॉइंट में चलता रहेगा। और √7 भी ऐसी ही है, 6 + √5 क्योंकि √5 का मान भी अनलिमिट चलता रहेगा पॉइंट के बाद भी, तो इसलिए इसे यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट वाली जितनी भी सॉल्व नहीं हो सकती वे सभी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। फिर से कह रहा हूँ, रूट वाली वे संख्याएं जो बिल्कुल सॉल्व नहीं हो सकती वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और ऊपर से पॉइंट वाली वे संख्याएं जो चलती रहती हैं अनलिमिटेड। ठीक है, कि 0.333333 ये चलता रहा है, 3 ये चलता जा रहा है। ठीक है, रुक नहीं रहा, तो बस ये अपरिमेय संख्या है। ऊपर तो रुक रहा था, 0.5 लिखा था यानी खत्म हो चुकी थी, 5 के बाद वो खत्म आगे नहीं थी। ठीक है, बट यहाँ तो आगे भी पॉइंट लग रहे हैं ना, तो यानी चलती जा रही है, ऐसे ये भी चलती जा रही है। तो ये अपरिमेय संख्या है, वे संख्या है जो पॉइंट के बाद चलती रहे। ठीक है, और जो पॉइंट के बाद रुक जाए वे परिमेय, जो पॉइंट के बाद चल जाए वह अपरिमेय। ठीक है, रूट वाली वे संख्याएं जो सॉल्व ना हो सके वह अपरिमेय संख्या है। यानी अगर √रूट का मान यहाँ होता है 89, ठीक है, 81 होता, तो हमें पता है कि √81 का मान क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है। तो 9 9 81 यानी 9 तो परिमेय संख्या है, तो उसे सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी सभी, अब वास्तविक संख्या में क्या आ गया, सभी परिमेय भी आ गई, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 पूर्णांक इंटीग्रल सब आ गए, सबके सब। ठीक है, अपरिमेय संख्या भी आ गई, रूट वाली भी, पॉइंट वाली भी, अनलिमिटेड चल रही है, वे सभी चीज़ वास्तविक संख्या आ गई। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा था, समझ लिया हमने। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब जल्दी से फटाफट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न हमें दिया गया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है, और यानी पूर्णांक का मतलब है माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, और q बराबर नहीं हो 0 के। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि किस तरह आप लिख सकते हैं क्या। तो इसका आंसर हम सेम ऐसे ही देंगे। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? भाई हमें पता है ना 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। भाई है ना, उसके बेटे में कुछ नहीं होता तो 1 लिखा होता है, तो हम क्या लिखेंगे कि हाँ 0 1, यानी 0 का मतलब 0 हो गया, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इसे p बटे q के रूप में, यानी p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या कर सकते हैं? लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? अब कैसे लिख सकते हैं इसे p बटे q के रूप में? जैसे 0 बटे 1, 0 बटे 2, 0 बटे 3, 0 बटे 4, ऐसे ही 2 4 और लिख लो और बस काम खत्म आदि। ठीक है, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, हमने बता दिया कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। कि जहाँ हम कर सकते हैं इसे कि यहाँ p हमारा क्या है? 0 है, और q हमारा क्या है? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ऐसे ही ये चलता जा रहा है। ठीक है, यानी अंश हमारा तो 0 ही है, क्योंकि 0 के बारे में पूछा गया तो 0 हो गया, और q हमारा 1 भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं नीचे। ठीक है, तो ये इस तरह हमने इसे बता दिया। ठीक है, अब करते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा हमें दिया गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। यानी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, तो इसे हम कैसे करेंगे? भाई पहले आपको एक काम कर लो, भाई पहले तो लिख ही लो इसे। 3 तथा 4 के बीच की परिमेय संख्याएं कर लो। चलो इसे यही कर लो, शॉर्ट में लिख दिया हमने। ठीक है, अब आपके पास 2 तरीके हैं। भाई आपको पता है कि अगर आपके पास एक स्केल है, भाई जैसे ये फीटी है, फीटी के बीच में आपने देखा भाई स्केल है ना, तो स्केल के बीच में आपने देखा कि 1 से 2 के बीच में, फिर मैं आपसे कहूँ 3 और 4 के बीच में, चलो 3 और 4 के बीच में ये पॉइंट बन रहे हैं। तो ये किस चीज़ का पॉइंट है? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, ऐसे करके पूरा 3.9 और 3.10 नहीं होता, फिर वो सीधा 4 हो जाता है। ठीक है, तो आपको 6 लिखनी है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं सीधा डायरेक्ट 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, 6 के 6। या फिर आपको पता है जब भी आप वैसे निकालोगे, बल्कि मैं आपसे कहूँ कि आप ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, कि 3.1 कॉमा लगा दो, 3.2, 3.6
और आपको कुछ और भी, अगर ये 1 है ना तो 1 नहीं होता, ये 10 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, तो 1 भी कर सकते हैं हम, 3.11 भी कर सकते हैं। चलो लिख लो इसे भी 3.11, और ऐसे ही 3.56 कर लो, 3.91 कर लो। ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, और भी कर लो 3.77 कर लो, 3.8 कर लो, 3.9 भी कर लो। तो इस तरह ही आप 6 बता सकते हैं, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दी, ठीक है। तो इस तरह ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ना कैसे किया? वैसे तो आपको एक लॉन्ग मेथड ही बता सकता हूँ, बट ये भी आंसर आपका सही है, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि आप ये गलत होगा, ये गलत नहीं है, ठीक है। तो बस आपको समझना है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न? तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है ना, तो सब्सक्राइब के बटन पर टच कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।